Good morning, everybody. Yes, we are live now. Welcome to GSK and Society. Today, we are going to discuss the remaining part of the Constitution and Polity of India marathon session. Today, we will complete all the polity section. Then we will move towards the next recent development on polity and Constitution of India in the final lecture of the series. Without any delay, let's get started. Question number 101. Out of the following statement, choose the one that brings out the principle underlying the cabinet form of government. इनमें से कौन सा कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है? केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ो. ऑप्शन 1 दिया है, एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट whose responsibility are complex and hard to carry out the classification of all. Statement B दिया है, a mechanism for spreading of the activities of the government whose responsibility are increasing day by day. Statement C दिया है, a mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government to the people. तो देखो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, क्लियरली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बता रहा है. तो स्टेटमेंट यहाँ पे सी हो जाएगा इसका राइट आंसर. ओके, याद रखो कभी भी पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूछेगा, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सब क्या ना एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं पीपल के साथ. तो ये स्टेटमेंट्स हमेशा याद रखना कि पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये एक, इसको भी कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं. और ये एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं ना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द जुडिशरी पीपल, और पीपल मतलब लेजिस्लेचर. Question number 1 and 2. The Parliament of India exercises control over the functions of the Council of Ministers through the Parliament of India control over the functions of the Council of Ministers के थ्रू करता है. किस किस तरह करते हैं? अर्जनमेंट मोशन, हाँ इसकी तरह करता है. अर्जनमेंट मोशन पास करके भी करता है कंट्रोल. क्वेश्चन आर ये भी होता है, एक मोशन करता है. सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये. तो तीनों के तीनों टूल को यूज करके एक्सरसाइज करता है पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर, फंक्शन के ऊपर कंट्रोल करता है. क्वेश्चन नंबर 103. विथ रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इंडिया के पार्लियामेंट के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो पूछा है. ए प्राइवेट मेंबर बिल इज ए बिल प्रेजेंटेड बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट who is not elected but only nominated by the president of India. Statement 2 दिया है, recently a private member bill has been passed in the Parliament of India for the first time in the history. तो देखो स्टेटमेंट 1 दिया है, a private member bill is presented by member of parliament who is not elected but nominated by president of India. तो देखो ये इलेक्टेड नॉमिनेटेड इसका कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है. प्राइवेट मेंबर बिल सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि मिनिस्टर के अलावा कोई भी अगर एमपी कोई भी बिल प्रेजेंट करेगा उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलेंगे, प्राइवेट बिल बोलेंगे. ओके, इलेक्टेड नॉमिनेटेड बोथ अपोजिशन या रूलिंग पार्टी कोई भी अगर एक बिल प्रेजेंट करेगा तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलेंगे. रिसेंटली प्राइवेट members bill has been passed in the Parliament of India for the first time in the history. तो ये रिसेंटली ये गलत हो गया, रिसेंटली पास नहीं हुआ है. तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू नहीं है. तो नेदर वन नॉट टू इसका राइट आंसर होगा. याद रखो 1952 से अब तक लगभग 14 प्राइवेट मेंबर बिल 14 प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है.
1952 से अब तक 14 प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में पास हुआ है। ये की रिपोर्ट फाइंडिंग से इसको याद रख सकते हो। 104 फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा नॉमिनेटेड nomination paper can be filed by लोकसभा इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन पेपर फाइल्ड बाय एनीवन रिजाइडिंग इन इंडिया। ऑप्शन बी ए रेसिडेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम व्हिच द इलेक्शन इज टू बी कंटेस्टेड। ऑप्शन सी एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम appears in the electoral roll of a constituency। ऑप्शन डी एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो याद रखो इसका सही आंसर क्या होगा ना, ऑप्शन सी, क्योंकि एनी सिटीजन तो होगा लेकिन उनका जो नेम क्या होना चाहिए ना, इलेक्टोरल रोल में उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आना चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्टोरल रोल में उसका नाम आना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट नहीं है, नाम नहीं आया है, तो वो नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकता। एनीवन रिजाइडिंग इंडिया ये तो गलत होगा कि फॉरेनर भी रहते वो तो नहीं भरेंगे। एनी रेसिडेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम व्हिच द इलेक्शन इज टू बी, नहीं, बाहर का कॉन्स्टिट्यूएंसी भी करते हैं, जैसे राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन पेपर, सॉरी लोकसभा के लिए क्या करते हैं ना, अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी तुम्हारा फाइल कर सकते हो नॉमिनेशन। ओके, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया सही है, लेकिन उसका आरक्षित टर्म कंसर्न। 105 in the election of Lok Sabha or State Assembly, the winning candidate must get at least 50% of vote pool to be declared elected। देखो ये स्टेटमेंट एटलीस्ट 50%, मतलब 50% ही ज्यादा आएगा तो डिक्लेयर होगा, जीतेगा। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, याद रखो। इंडिया में फास्ट द पोस्ट, फास्ट द पोस्ट, ये कॉन्सेप्ट इंडिया में, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। जितना भी वोट पोल हो, लेकिन उसको सिर्फ सबसे ज्यादा लाना है, जो फास्ट पास करेगा तो इंडिया में जो भी कैंडिडेट वोट जीतता है वो क्या होता है ना, उसको ये 50% का कोटा फुलफिल करने का जरूरत नहीं होता है। तो इंडिया में ये फास्ट पोस्ट सिस्टम है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट टू अकॉर्डिंग टू प्रोविजन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन लोकसभा द स्पीकर्स पोस्ट गोज टू द मेजॉरिटी पार्टी एंड द डिप्टी स्पीकर्स पोस्ट टू अपोजिशन पार्टी। अकॉर्डिंग प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, याद रखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है, प्रोविजन लेड डाउन, तो प्रोविजन कुछ नहीं, याद रखो ये कन्वेंशन है, ये पार्लियामेंट्री फॉर मतलब एक क्या है, डेवलपमेंट है, इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल कॉन्सेशन है बिटवीन द पार्टीज, बट ये फॉर्मल नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता तो ये फॉर्मल होता, बाइंडिंग होता। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज ए राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज ए, इंडिया में वोट देने का राइट एंड इलेक्टेड होने का राइट, ये कौन सा राइट है, फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अगर इंडिया में आपको पता है कि आर्टिकल 326 में लिखा है, क्या लिखा है आर्टिकल 326 में ना, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आज टू गारंटी एवरी एडल्ट सिटीजन इन इंडिया राइट टू वोट। तो यहाँ पे सारे के सारे एडल्ट सिटीजन को राइट है वोट देने का, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल में लिखा है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, consider the following statement,
The Election Commission of India is a 5-member body. Statement 2. The Union Minister of Home Affairs decides the election schedule for the conduct of both general election and by-election. Okay. The Election Commission of India is a 5-member body. ये गलत हो गया. Election Commission of India 3-member body है. एक होता है Chief Election Commissioner plus other 2 Election Commissioner. ओके, तो ये 3-member बॉडी है, 5-member बॉडी नहीं है. यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन. यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, ये गलत हो गया. इलेक्शन कमीशन ही क्या करता है ना, नो इलेक्शन का शेड्यूल कंडक्ट ये सब डिसाइड करता है. नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट मर्जर ऑफ रिकॉन्सिलिएशन पॉलिटिकल पार्टी. हाँ, ये स्टेटमेंट सही हो गया, क्योंकि अभी तुम महाराष्ट्र का केस देख रहे हो, शिवसेना का ओरिजिनल एंड फ्रैक्शन. इसके बारे में ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टी को क्या आना है, सिंबल का एलोकेशन चाहिए. अगर 2/3 पॉलिटिकल पार्टी फ्रैक्शन हो जाएंगे तो वो पार्टी का सिंबल किस पार्टी को जाएगा, पार्टी का लोगो एजेंडा जो फॉलो करेगा उसको पार्टी को दिया जाएगा. तो ये सब डिस्प्यूट को रिलेटेड स्प्लिट मर्जर हुआ या नहीं हुआ है, ये सब डिसाइड कौन करेगा, नहीं, सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है. ओके, मर्जर होने के बाद उनको रिकॉग्नाइज करेगा. ओके, ये सब उसका हाथ में है. क्वेश्चन नंबर 108. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. In the first Lok Sabha, the single largest party in the opposition was the Swatantrata Party. Okay. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया. फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन में तो मेजोरिटी पार्टी कौन था, कांग्रेस. ये स्वतंत्रता पार्टी लिखा है, याद रखो. तब ना कांग्रेस ने 364 सीट जीते थे. उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जीते थे सेकेंड हाईएस्ट, और उनका हाईएस्ट नंबर क्या था पता है, ओनली 16. इनका 364 था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का सीपीआई का ओनली 16 था. सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थे वो. इन लोकसभा लीडर ऑफ opposition was recognized for the first time in 1969. तो याद रखो, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया. और पहला लीडर ऑफ अपोजिशन कौन थे पता है ना, पहला लीडर ऑफ अपोजिशन कौन थे ना, राम सुभाष सिंह. राम सुभाष सिंह ये थे पहला लीडर ऑफ अपोजिशन. ओके, स्टेटमेंट 3 देखो. इन द लोकसभा, if a party does not have minimum of 75 member, its leader cannot be recognized as a leader of opposition. नहीं, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि ये पहले था, लेकिन ये लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए ना 10% की जरूरत है, इसलिए वो 75 का सीट की कुछ वो रूल नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया. तो ओनली 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा. With reference to Parliament of India, which of the following parliamentary committee scrutinize and report to the House with the power to make the regulation, rules, sub-rules, law, etc. conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation. Okay, तो ये सब कौन सा पार्लियामेंट्री कमेटी के अंडर आता है, कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ओके, कमिटी ऑन रूल्स, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी. याद रखो, ये सब रूल ला ये सब
कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का, क्योंकि यहाँ पे देखो रेगुलेशन, रूल्स, सब रूल्स, बाय बायलास एटसेट्रा, तो ये सब क्या हो गया, लेजिस्लेशन का ये सब सब पार्ट है, तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इसको बोला जाता है। रिगार्डिंग मनी बिल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, गौर से ध्यान दो, यहाँ पे नॉट लिखा है। तो ए बिल shall not be deemed to be money bill if it contains only provision relating to imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax. A bill has provision for the custody of the Consolidate Fund of India and the Constituent Fund of India. Statement C. A money bill is concerned with the appropriation of money out of the Contingency Fund of India. Option D. A money bill deals with the regulation of borrowing money or giving a guarantee by the government of India. तो इसका राइट आंसर नॉट करेक्ट दिया है, तो जो रॉन्ग है उसका ओ हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ए मनी बिल इज कंसर्न विद एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, ओके, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, नॉट कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, क्योंकि कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के पास रहता है। यहाँ पे मनी बाहर करने के लिए कुछ मनी बिल के एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी करने के लिए कुछ जरूरत नहीं होता है, वो प्रेसिडेंट इमरजेंसी सिचुएशन में उस फंड को यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, विथ रेफरेंस टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो सही है। स्टेटमेंट 1 दिया है, ओके, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ओके, हाँ ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वैल्यू ऑफ एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी ऑफ द राज्यसभा। नहीं नहीं नहीं, एमपी का वोट दोनों का सेम होता है, अलग नहीं होता है, इसलिए स्टेटमेंट 1 हो जाएगा ओनली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 112, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Statement 1, the Speaker of Legislative Assembly shall vacate his office if she or he ceases to be a member of Assembly. ओके, ये स्टेटमेंट सही हो गया। अगर स्पीकर मेंबर नहीं रहेंगे तो वो स्पीकर नहीं रहेंगे। व्हाट एवर द, क्योंकि स्पीकर का एक रूल है, फ्रॉम लेजिस्लेटिव और फ्रॉम असेंबली बाय असेंबली इलेक्शन होता है स्पीकर का। अगर वो स्पीकर असेंबली का मेंबर ही नहीं रहे तो स्पीकर ही नहीं रहेंगे, क्योंकि फ्रॉम स्पीकर का पोस्ट फ्रॉम असेंबली, फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली बाय लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन होता है, तो ये दोनों तो टर्म कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे अगर वो मेंबर ही नहीं होंगे। स्टेटमेंट 2 दिया है, व्हाट एवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व्ड द स्पीकर शैल वेकेट हिज और हर ऑफिस इमीडिएटली। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि स्पीकर को नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, उसका फर्स्ट मीटिंग जब होगा तब तक उनको वेट करना पड़ेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फर्स्ट मीटिंग के बाद नया स्पीकर वहाँ पे इलेक्शन किया जाएगा, तब तक जो पुराना स्पीकर है ना वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 113, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। No criminal proceedings shall be instituted against the governor of the state, any court during his term of office. Statement 2, the emolument and allowance of the governor of the state shall not be diminished during his term of office. तो देखो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो याद रखो, गवर्नर का दो टाइप का इम्यूनिटी रहता है, एक पर्सनल कैपेसिटी में, एक ऑफिशियल कैपेसिटी में। देखो पर्सनल कैपेसिटी में दो टाइप का केस है, क्रिमिनल एंड सिविल। क्रिमिनल सिविल केस होता है। तो देखो
पर्सनल कैपेसिटी में, ऑफिशियल कैपेसिटी में, दोनों में इम्यूनिटी मिलता है। दोनों में इम्यूनिटी मिलता है, ये टिक चिन्ह दे देता हूँ। लेकिन पर्सनल कैपेसिटी में, क्रिमिनल में मिलता है, लेकिन सिविल में नहीं मिलता है, उसके लिए इम्यूनिटी नहीं एंजॉय करते। ओके, तो ये हो गया गलत। तो सॉरी, द एमुलमेंट एंड अलाउंस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टाल सेट नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म। तो ये भी सही है, स्टेटमेंट गलत नहीं, ये सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर राइट। क्वेश्चन नंबर 114, if the president of India exercises his power as provided under article 356 of the constitution of India in respect of a particular state, then अगर 356 से तो प्रेसिडेंट अगर एक्सरसाइज करेंगे अपना पावर एक पार्टिकुलर स्टेट के ऊपर, तो क्या होगा? याद रखो ना, द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइज बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो उन स्टेट का जो लेजिस्लेटिव पावर है ना, वो क्या हो जाएगा ना, पार्लियामेंट के अंदर एक्सरसाइज हो जाएगा और पार्लियामेंट का अथॉरिटी के अंदर वो एक्सरसाइज किया जाएगा। नेक्स्ट 115, the ninth schedule was introduced in Constitution of India during the Prime Minister's prime membership of। नाइन्थ शेड्यूल जब इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, किसके प्राइम मिनिस्टर की मेंबरशिप में हुआ था? ऑप्शन ए दिया जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दिया है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी सी दिया इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी दिया मोरारजी देसाई। याद रखो ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम में ही हुआ था, क्योंकि 1951 में जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, तभी यहाँ पे नाइन्थ शेड्यूल को ऐड किया गया था। वहाँ पे भी जो जमींदारी एबोलिशन एक्ट, ओके, वो जो ये सबको ना इस नाइन्थ शेड्यूल में इंक्लूड किया गया था। इसीलिए ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम में होता है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का टाइम पीरियड आपको पता है ना, 1947 से लेकर या 50 बोलो, क्योंकि पहला इलेक्शन 51 से हुआ था, ये 52 से हुआ था, ये इससे लेकर तब तक 1964 तक, जब तक मरे वो वहाँ तक प्राइम मिनिस्टरशिप रहे लगातार। तो इतने साल में तो जो हुआ था उनका प्राइम मिनिस्टरशिप में ही हुआ होगा। तो स्टेटमेंट 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempt several posts from disqualification on the ground of the office of profit। स्टेटमेंट 2 दिया है, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। The above mentioned act was amended 5 times। हाँ, इसको भी अमेंड किया गया था। ओके, नेक्स्ट, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसको कॉन्स्टिट्यूशन में वेल डिफाइंड नहीं डिफाइन किया गया है, इसीलिए तो थोड़ा इंटरप्रेट की इसका जरूरत होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ओनली 1 and 2 स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 117, विथ रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 दिया है, द गवर्नर मेक ए कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। ये सही है। When a state legislature does not have a rule on the particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter। ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। 118 क्वेश्चन, which of one of the following suggested that governor should be eminent person from outside the state and should be detached figure without intense political link or should not have taken part in politics in recent past। इनमें से कौन सा कमीशन या कमिटी जो कि सजेस्ट किया था कि ना गवर्नर को एक पॉलिटिकल न्यूट्रल पर्सन होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
ना सरकारिया कमीशन ने बोला था 1983 में कि ना गवर्नर को एक पॉलिटिकल न्यूट्रल पर्सन अपॉइंटमेंट करना चाहिए। ओके, गवर्नर को टू मच पॉलिटिकल पार्टी के टुवर्ड्स इंक्लाइन होना नहीं चाहिए। अगर वो टुवर्ड्स इंक्लाइन होंगे, फॉर एग्जांपल बीजेपी का एक गवर्नर आ जाएगा नॉन बीजेपी स्टेट में, तो बीजेपी के ऊपर अगर ज्यादा रिलाई होगा तो स्टेट का फंक्शनरी ठीक से नहीं चलेगा। इसलिए आप देखोगे कि गवर्नमेंट में अगर गवर्नर सिंह के वजह से चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर के बीच में हमेशा टसल रहता है। जैसे वेस्ट बंगाल में होता है, हमारा तमिलनाडु में होता है, केरला में होता है, दिल्ली में भी होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। तो ये सब इशू दिखने को मिलता है अगर गवर्नर पॉलिटिकली डिसीजन लेते हैं तो सरकारिया कमीशन ने उसको हटाने के लिए रिकमेंडेशन दिए थे 1983 में कि गवर्नर को पॉलिटिकली न्यूट्रल पर्सन होना चाहिए, टू मच इंक्लाइन पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 119, in which about the following review the independence regulators on sector like telecommunication, insurance, electricity, etc. इनमें से कौन सा जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर? ऑप्शन ए देखो, आडा कमिटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट। हाँ, अगर आडा कमिटी इसके बारे में सेटअप किया गया, ये भी इंडिपेंडेंट रेगुलर होगा। नेक्स्ट, स्टेटमेंट टू पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी। हाँ, ये भी हो सकता है। फाइनेंशियल कमीशन, नहीं, ये क्यों होंगे? फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये भी नहीं हो सकते। नीति आयोग, ये भी इंडिपेंडेंट रेगुलेटर नहीं हो सकते इन सेक्टर का। ये दोनों हो सकते, इसलिए ऑप्शन 1 एंड 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इन द context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? पॉलिटी के हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी क्या है? तो लिबर्टी का मतलब याद रखो, मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें होगा ना अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली, खुद को फुल्ली डेवलप करना ही क्या होता है? लिबर्टी होता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी? तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में कौन सा एप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में यहाँ पे दिया है। एन एजेंसी, ऑप्शन ए दिया है, एन एजेंसी वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, ओके, एन एजेंसी फॉर द facilitating the political stability and economic growth, an agency for the implementation of public policy। तो याद रखो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा ना, ऑप्शन डी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का पहला काम है कि पब्लिक पॉलिसी का इम्प्लीमेंट करना है। समझ में आ रहा है? तो ये प्राइम फोकस है। अगर आप ब्यूरोक्रेसी आप फ्यूचर में बनोगे तो आपको यही काम ही बार बार करना पड़ेगा। जो भी पब्लिक पॉलिसी बनेगा उसको आपको ग्राउंड लेवल में, आपके लेवल में उसको इम्प्लीमेंट करना है। समझ में आ रहा है? ये तो प्राइम फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी का है। क्वेश्चन नंबर 122, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, a person who is eligible to vote can made a minister in a state for 6 months even if she or he is not a member of that state. According to Representation of People's Act 1951, a person convicted of a criminal offence and sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो, आपको पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट याद होगा 1951 में। ओके, वहां पे लिखा है
ना अगर एक पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम not less than 2 years shall be disqualified from the date of such convictions and shall continue to be disqualified for further period of 6 years since his release. तो यहाँ पे अगर एक पर्सन कन्विक्टेड हुआ ऑफेंस के थ्रू तो उसको 2 साल के ज्यादा अगर सजा मिल गया तो क्रिमिनल ऑफेंस में तो डिस्क्वालीफाई हो गया, लेकिन जब उनको रिलीज किया जाएगा, रिलीज करने के बाद 6 साल तक वो क्या करेंगे ना, वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ क्लॉज नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। ओके, यहाँ पे दिया है ना, डिस्क्वालीफाई फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग एन इलेक्शन इवन आफ्टर रिलीज फ्रॉम प्रिजन। तो रिलीज होने के बाद 6 साल तक की उसके पास टाइम है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, लेकिन बाद में वो कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन को। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 को देखो। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, a person who is eligible to vote can be made a minister in a state for 6 months even if she or he is not a member of that state। तो देखो कुछ हद तक ये क्या है, सही है, और कुछ हद तक ये क्या है, गलत है। तो देखो कुछ हद तक सही है मतलब क्या है ना, ये कुछ एक्सपर्ट के हिसाब से ये इस स्टेटमेंट को बोलते हैं, ये स्टेटमेंट गलत सही है, लेकिन कोई कुछ एक्सपर्ट ये स्टेटमेंट को गलत बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर ए हो सकता है, क्योंकि ये अगर एक्सपर्ट के हिसाब से जाऊंगा तो ये ए हो जाएगा, लेकिन एक्सपर्ट का हिसाब से नहीं जाऊंगा तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, नेदर 1 नॉट 2 हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे एक्सपर्ट क्या बोलते हैं ना, कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं कि ना ये सही है, स्टेटमेंट 1 क्या है ना, सही है। देखो यहाँ पे किसलिए इसका इंटरप्रिटेशन क्योंकि नहीं आ रहा है ना, अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन, एलिजिबिलिटी टू वोट कैन, इसका मतलब क्या है, एलिजिबल टू वोट मतलब 18 साल हो गया तो एलिजिबल हो जाते हैं ना वोट देने के लिए। अगर 18 साल का लड़का और या लड़की वो क्या 6 मंथ के लिए क्या मिनिस्टर बन सकता है, मिनिस्टर बनने के लिए तो मिनिमम एज का क्या कितना चाहिए, 25 साल चाहिए लोकसभा के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो रूल तो वायलेट होता है, इसलिए स्टेटमेंट उस हिसाब से गलत हो गया। लेकिन अगर एक्सपर्ट के हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पे पर्सन एलिजिबल होता है वोट देने की, मतलब मेड मिनिस्टर, मतलब मेड मिनिस्टर मतलब उसको मिनिस्टर किया जाएगा, मतलब क्या है, अगर मिनिस्टर कब किया जाएगा, तब जब उसको 25 साल हो जाएगा, अगर 25 साल हो जाएगा तो उसको मिनिस्टर किया जाएगा, मिनिस्टर करने के बाद वो 6 मंथ रह सकता है, क्योंकि ये एक रूल है कि 6 महीने के अंदर वो क्या होगा, इलेक्टेड होके आ सकता है, लेकिन 6 महीने के लिए एटलीस्ट वो मिनिस्टर बन सकता है, मेंबर नहीं होगा लेकिन मिनिस्टर बन सकता है। तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन इस हिसाब से जाओ तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एलिजिबल टू वोट मतलब 18 साल दिखोगे, लेकिन मेड भी मिनिस्टर मेड किया तो इसका मतलब 25 साल होने के बाद ही मेड करेंगे उसको मिनिस्टर, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 हो सकता है, नहीं तो नेदर 1 नेदर 2 हो सकता है। Consider the following statement. The President of India can summon a session of Parliament at such places as he or she thinks fit. Statement 2. The Constitution of India provides for the 3 sessions of Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all 3 sessions. Statement 3 दिया है, there is no minimum number of days that the Parliament is required to meet in a year. तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट 1 देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन ए सेशन पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही थिंक्स फिट, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। स्टेटमेंट 2 को देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन ए ईयर, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखा है कि 3 सेशन होना है, वहाँ पे लिखा है 2 सेशन के बीच में से गैप
6 मंथ की होना नहीं चाहिए। ओके, ज्यादा होना नहीं चाहिए। इसका मतलब हमारा यहाँ पे बजट मानसून विंटर सीजन बीएमडब्ल्यू ये सेशन चल रहा है, ये हमारा कन्वेंशन के लिए चल रहा है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। याद रखो, 2 सेशन के बीच में 6 मंथ की गैप नहीं होना चाहिए, ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ए ईयर। देखो, यहाँ पे ये स्टेटमेंट का थोड़ा सा स्टेटमेंट 2 तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो 3 स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आर्ग्यू है कि देखो 85 आर्टिकल के देखोगे तो दोनों पार्लियामेंट के बीच में से 6 मंथ की गैप नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट एटलीस्ट ट्वाइस 2 डेज इन ईयर होना चाहिए, एटलीस्ट 2 डे ईयर होना चाहिए। तो नो मिनिमम नंबर ऑफ डे दिया है, तो ये इस हिसाब से ये क्या हो गया, इस हिसाब से क्या 2 डे मिनिमम में दिया है। अगर 2 सेशन के बीच में अगर साल में 6 मंथ गैप नहीं होगा, मतलब क्या है, 2 दिन तो एटलीस्ट क्या होंगे, सेशन तो करेंगे, 2 दिन सेशन करेंगे तभी जाके तो 2 सेशन के बीच में 6 मंथ का गैप नहीं होगा। तो ये 2 दिन का सेशन करने के बाद तो मिनिमम नहीं है, तो 2 दिन तो मिनिमम होता है। इस हिसाब से स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। और अगर इस हिसाब से अलग हिसाब से जाएंगे कि पार्लियामेंट को थोड़ी उसको टाइम प्लेस दिया किया गया है कि तुम 1 साल के अंदर इतना डे ही क्या करोगे, प्रोसीडिंग करोगे, बाकी डे बैठा रहोगे, तो वहाँ पे कुछ नहीं है, मिनिमम प्रेस्क्राइब नहीं है, तो इस हिसाब से ये करेक्ट हो गया। तो अगर तो इसलिए इसका आंसर 1 एंड 3 हो सकता है, ए एंड सी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, मिनिमम नहीं है तो मिनिमम 2 डे नहीं होगा, तो बीच में 2 सेशन के बीच में 6 मंथ्स कैसे गैप रहेगा। और अदर इंटरप्रिटेशन करेंगे तो मिनिमम नंबर तो प्रिस्क्राइब नहीं है कि पार्लियामेंट को कितने दिन तक सेशन में बैठना है, तो इस हिसाब से नहीं लिखा है क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए इस हिसाब से स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, राज्यसभा हैज इक्वल पावर विथ लोकसभा इन, राज्यसभा को लोकसभा के साथ इक्वल पावर दिया गया है इन द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विस, ओके, amending the constitution, removal of the government, making court motion। ये रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट मतलब ये याद रखो नॉन कॉन्फिडेंट मोशन, मेकिंग कट मोशन मतलब जो बुलेटिन ये सब, सॉरी टोकन कट, पॉलिसी कट, ये सब होता है जो बजट के टाइम। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखो इसका स्टेटमेंट बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल न्यू स्टेट, ओके, इसका नहीं है, दोनों का, ये तो लोकसभा का। ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विस, ये तो राज्यसभा का स्पेशल पावर, तो ये हो गया जाएगा ना, राज्यसभा इक्वल टू लोकसभा, इसमें तो लोकसभा का पावर ज्यादा है, इसमें भी लोकसभा का पावर ज्यादा है, लेकिन इसमें राज्यसभा का पावर ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 125, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का डेफिनेशन क्या हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, मतलब रूल रेगुलेशन ऑलरेडी फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क अगर है ऑलरेडी तो फ्रेमवर्क है मतलब क्या है, गवर्नमेंट का ऊपर क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेशन है, तो लिमिटेड गवर्नमेंट इसको बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट डेफिनेशन के हिसाब से इसको लिमिटेड गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि वो सारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल्स ये सब क्या है ना, स्टेट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डालता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में जो मेंशन है वो स्टेट के ऊपर लिमिटेशन रेस्ट्रिक्शन करता है कि
आप ये नहीं कर सकते, सिटीजन का राइट्स वायलेट नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट हो गया। मल्टी पार्टी गवर्नमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका में तो बाई पार्टी सिस्टम में, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है लेकिन बाई पार्टी सिस्टम में। पॉपुलर गवर्नमेंट तो नहीं हो सकता, ओके, क्योंकि इंडिया में तो हो ही ना था। गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर नहीं हो सकता, ओके, इसलिए लिमिटेड गवर्नमेंट इसका सही डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 126, if the RBI decide to adopt an expansionist monetary policy, which of the following would it not to do? इनमें से कौन सा वो नहीं करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सपांड करेगा, एक्सपांड करेगा? तो याद रखो, कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, नहीं ये तो गलत हो गया, ये करेगा, क्वेश्चन के हिसाब से ये नहीं हो गया। इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये कभी नहीं करेगा, तो इसके लिए क्वेश्चन के हिसाब से स्टेटमेंट गलत है, ये नहीं करेगा, लेकिन क्वेश्चन के ये इंक्रीज नहीं कर, डिक्रीज करेगा। कट द बैंक रेट एंड रिपो रेट, बैंक रेट रिपो रेट को कट करेगा, ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो ओनली टू, ये तो करेगा, कट करेगा बैंक रेट को, रिपो रेट को ये कट करेगा, इसलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से स्टेटमेंट गलत हो गया। ये भी कट करेगा एंड ऑप्टिमाइज करेगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को, ये भी करेगा, ये दोनों स्टेटमेंट करेंगे इंडिविजुअल, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, नॉट डू, तो ये नहीं करेगा। इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये नहीं, डिक्रीज करेगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो इसलिए ओनली बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, पंचायत राज, ये सब के बारे में कुछ एमसीक्यू डिस्कशन करते, उसको चलो कंटिन्यू करते, ओके। पब्लिक पॉलिसी के बारे में एंड पंचायत राज सिस्टम के बारे में कुछ क्वेश्चन है, उसको डिस्कशन करते, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रेस्पेक्ट टू लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लोकल गवर्नमेंट के बारे में इनकरेक्ट है? ओके, तो देखो इनकरेक्ट पूछा, स्टेटमेंट 1 दिया है, according to Indian constitution local government is not an independent tier of in the federal system। स्टेटमेंट 2 दिया है, 30% of seat is in local body are reserved for women, तो नॉट करेक्ट, ये भी तो नॉट करेक्ट है ना, 33%, यहाँ पे 30% दे दिया, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। नॉट लेस देन 1/3, 1/3 मतलब क्या होता है, 33%। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द पंचायत राज सेटअप? जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस पंचायत राज सेटअप होने के बाद उनका सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्या था? 3 टायर स्ट्रक्चर था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ओके। उनका सेटअप कैसा था ना, विलेज लेवल में था एक, ब्लॉक लेवल में एक था और डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक। क्वेश्चन नंबर 3, पंचायत राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन अक्टूबर 1959 इन 1959 में पहले पंचायत राज का कौन सा स्टेट में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है राजस्थान में, ओके। याद रखो राजस्थान का नागौर स्टेट में ये पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। इन न्यू पंचायत राज बिल एनेक्टेड इन 1993 there are several fresh provisions deviating from the past, which one of the following is not one such provision? जो पंचायत राज बिल इनेक्ट हुआ था 1993 में, उनमें से कौन सा जो कि प्रोविजन नहीं था? ऑप्शन ए दिया, ए मेंबर ऑफ एडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, प्राइमरी एजुकेशन, सोशल फॉरेस्ट एमंग अदर, election being not mandate for all posts at the time of their due, not a statutory representation of for women in the panchayat up to third of the strength, regular
रेम्युनरेशन ऑफ द पंचायत मेंबर सो एज टू एंश्योर देयर पंक्चुअलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये स्टेटमेंट था, नहीं था, ये तीनों स्टेटमेंट था, लेकिन ये प्रोविजन नहीं था 1993 में जो बिल पास किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, ए कॉलेज स्टूडेंट डिजायर टू गेट इलेक्टेड टू ए म्युनिसिपैलिटी काउंसिल ऑफ हिज सिटी। The validity of his nomination would depend on the important condition among other, that वो important condition क्या है? His name figure in the voter list। तो इनका important condition होना क्या चाहिए ना, उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। ओके, मैच करना है लोकल बॉडी के साथ, स्टेट के साथ। जिला परिषद एट दिस सब डिविजनल लेवल, इसको यहाँ पे ऐड कर दो, गलती से यहाँ पे ऐड हो गया है। ओके, जिला परिषद एट सब डिविजनल लेवल, मंडल प्रजा परिषद, ट्राइबल काउंसिल, एब्सेंस ऑफ विलेज पंचायत, इसका भी ये यहाँ पे आ गया। अब लिस्ट 2 में स्टेट का नाम दिया है आंध्र प्रदेश, आसाम, मिजोरम, मेघालय। तो देखो, जिला परिषद एट दी सब ऑर्डिनेट डिविजनल लेवल, ये कौन सा स्टेट में हुआ था पहले, याद रखो, ये आसाम में हुआ था, मतलब 2। मंडल प्रजा परिषद, मंडल प्रजा परिषद कहाँ पे हुआ था, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था, मतलब 1। ट्राइबल काउंसिल कहाँ पे हुआ था, सी का 3, मतलब मिजोरम। एब्सेंस ऑफ विलेज पंचायत, सॉरी, ट्राइबल काउंसिल मेघालय, ट्राइबल काउंसिल मेघालय होगा। ओके, एब्सेंस ऑफ विलेज पंचायत ना, विलेज पंचायत कहाँ पे एब्सेंस है ना, ऑप्शन 3 मिजोरम में विलेज पंचायत एब्सेंस। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, ये कौन सा नंबर है ना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन है। If a panchayat is dissolved, election are to be held within obviously 6 months. In India, the first municipal corporation was set up in which one of the following? इंडिया में जो फर्स्ट म्युनिसिपल सेटअप हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली। याद रखो, फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मद्रास में हुआ था, ये साल 1688 में पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मद्रास में बना था। द कॉन्स्टिट्यूशन 7th Third Amendment Act 1992, which aims at promoting the Panchayat Raj institution in the country, provides for the which of the following? Statement 1 दिया है Constitution of District Planning Committee, Statement 2 दिया है District Planning Committee, ये गलत हो गया। State Election Commission conduct all पंचायत इलेक्शन, ये सही हो गया। Establishment State Finance Commission, ये भी सही होगा। तो 2, 3 होगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। याद रखो, 73rd पूछा है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी 7 to 4th में, 4th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो एक्ट था ना, उसमें बैठा था, उसके प्रोविजन है, लेकिन 73rd पूछा है, इसलिए ये उसका प्रोविजन नहीं होगा। In the area covered under the Panchayat Schedule Extension to Scheduled Area Act 1996, what is the role of Gram Sabha? Statement 1 दिया है, Gram Sabha has the power to prevent alienation of land in the scheduled area. Statement 2 दिया है, ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। Statement 2 दिया है, ग्राम सभा हैज द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये भी स्टेटमेंट सही हो गया।
recommendation of gram sabha is required for granting prospecting license or mining lease for any mineral in schedule area। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही नहीं है। यहाँ पे रिकमेंडेशन आपको ग्राम सभा पंचायत ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस नहीं है, सॉरी, सभा इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस और माइनिंग लिस्ट टू एनी मिनरल इन दी शेड्यूल एरिया। एनी मिनरल दिया है इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि एनी मिनरल नहीं, ये ग्राम सभा के लेवल में होगा तो वो ग्राम में ग्राम पंचायत में, तो ग्राम सभा लेवल में तो वेरियस लेवल होता है ना, 3 लेवल, वो 3 लेवल में डिसाइड होगा। तो इससे ग्राम सभा में सारे डिसाइड नहीं होगा शेड्यूल एरिया का सारे के सारे माइनिंग लिस्ट। जिस लेवल में होगा वो माइनिंग एरिया, उस लेवल का अथॉरिटी क्या करेगा, डिसाइड करेगा या लाइसेंस देगा। तो इसलिए इस हिसाब से स्टेटमेंट 3 क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट आंसर। अंडर द शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006, who shall be authorized to initiate the process of determining the nature and extent of individual or community forest right or both? ऑप्शन ए दिया है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी दिया है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डेप्यूटी कमिश्नर, ऑप्शन सी दिया तहसील और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और मंडल ऑफिसर, ऑप्शन डी दिया है ग्राम सभा। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा ना, ऑप्शन डी ग्राम सभा। फॉरेस्ट राइट कौन देगा ना, ग्राम सभा करेंगे। द गवर्नमेंट एनेक्टेड द पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड इट्स ऑब्जेक्टिव? इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, ये तो है। टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट, ये भी है। टू क्रिएशन ऑटोनोमस रीजन इन द ट्राइबल एरिया, ये भी है। टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायत राज सिस्टम इज टू एंश्योर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? पंचायत राज सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है, फंडामेंटल ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेटमेंट 1, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, हाँ ये है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, ये नहीं है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये है। ओके, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, ये नहीं है। तो 1 and 3 ओनली, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर एन पर्सन टू बी ए मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर। ए पंचायत constituted after premature dissolution continue only after the remainder period। याद रखो ये मिनिमम पर्सन पंचायत इज 25 नहीं 21 ईयर होता है। ओके, ये लोकसभा के लिए होता है। पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्रीमेच्योर डिसॉल्यूशन कंटिन्यू आफ्टर ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया, तो ओनली 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस? CACP का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टेटमेंट 1 दिया है टू स्टेबलाइज एग्रीकल्चरल प्राइस, ये स्टेटमेंट सही है, ये ऑब्जेक्टिव है। टू एंश्योर मीनिंगफुल रियल इनकम लेवल टू फार्मर, ये भी सही है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल एग्रीकल्चरल कमोडिटी एट रीजनेबल रेट थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू एंश्योर मैक्सिमम प्राइस फॉर द फार्मर, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट कोड क्या है ना, 1 सॉरी इसका
ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ओके, कमोडिटी रिजर्व थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सीपीएस का ये ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, मैक्सिमम प्राइस दिया इसलिए ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, याद रखो सीपीएसपी मिनिमम प्राइस डिसाइड करता है, मैक्सिमम प्राइस नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट 1 दिया है, इट्स चेयरमैन मस्ट बी रिटायर्ड जज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सही है। इट एग्जिस्ट इन ए स्टेट एज स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, तो ये देखो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मैंडेटरी नहीं है सब सारे स्टेट में रहने की। इट्स पावर आर ओनली रिकमेंडरी इन नेचर, तो ये स्टेटमेंट सही है। इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट ए वुमेन एज ए मेंबर ऑफ कमीशन, ये भी सही है। 1 3 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन डज नॉट डील विद प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा लेजिस्लेशन जो कि नॉट डील करता है, मतलब जो कि डील नहीं करता है प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट, तो इसका राइट आंसर होगा द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। ये क्या है, नहीं करता है। मैच करना लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ। लिस्ट 1 में पब्लिशर दिया है, लिस्ट 2 में पब्लिकेशन के बारे में दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। ओके, तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ये क्या करता है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स लाता है, तो ये ऑप्शन डी हो गया। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ये क्या करता है, नेशनल अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक को ये स्टडी करता है, पब्लिश करता है। नेक्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस के बारे में करता है। नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री ये इकोनॉमिक सर्वे के बारे में पब्लिश करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। The consultative committee of member of parliament for railway zone is constituted by the Minister of Parliament Affairs. Next, which one of the following statement is not correct? The Press Council of India, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, मतलब करेक्ट नहीं है। The Press Council of India is an autonomous quasi-judicial body established under the Act of the Parliament. Option B, the Press Information Bureau provides accreditation to media person so as to have easy access to information from government source. Statement 3, among all the states of India, Maharashtra publishes the largest number of newspapers. Statement 4, Press Trust of India is largest news agency in the country. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं मध्य प्रदेश क्या है सबसे ज्यादा नंबर, लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश करता है। विथ रेफरेंस टू पब्लिक इंडियन पब्लिक फाइनेंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पब्लिक फाइनेंस के बारे में स्टेटमेंट कौन सा सही है बोलना है। डिसबर्समेंट फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आर सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट, ये गलत हो गया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द
Indian Constitution provide for the establishment of the consolidated fund and public account and constituency fund for each state. ये स्टेटमेंट सही है. Appropriation and disbursement under the railway budget are subject to the same from the parliament control other appropriation disbursement. यहाँ पे तो कोई पहले रेलवे बजट था इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट था, नहीं तो ये रेलवे बजट पहले नहीं था. ये स्टेटमेंट पहले सही था, अभी गलत हो जाएगा क्योंकि अभी रेलवे बजट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 22. The Archaeological Survey of India is attached office under the department or ministry of. ऑप्शन ए कल्चर, एएसआई अंडर कल्चर, मिनिस्टर ऑफ कल्चर. आसेसन दिया है. द सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1986 to improve quality of life of rural people in India. Reason: rural sanitation is a subject in concurrent list in the Constitution of India. तो देखो ये स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट तो आसेसन तो सही है, लेकिन रीजन क्या हो गया? फॉल्स हो गया. क्यों फॉल्स हो गया? ना रूरल सब्जेक्ट ये कॉन्करेंट लिस्ट में बोला है. ओके, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन क्या है? ये स्टेट लिस्ट में है, इसलिए कॉन्करेंट लिस्ट दिया है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया था? गलत हो गया. Dispute, consider the following: disputes with mobile cellular company, motor vehicle accident cases, pension cases. For which of the above are लोक अदालत हेल्ड? इनमें से किसके लिए लोक अदालत बैठेगा? तो इसका राइट आंसर है ना इस तीनों के लिए लोक अदालत, ना मोबाइल सेलुलर कंपनी के लिए, मोटर व्हीकल केस के लिए, पेंशन केस के लिए, सबके लिए लोक अदालत बैठ सकता है. क्वेश्चन नंबर 25. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू एनकरेज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ एंड मैन एंड वुमेन. ये स्टेटमेंट गलत हो गया. अगर तुम आर्टिकल 39D के दिखोगे, आर्टिकल 39D दिखोगे, वहां पे तो इक्वल पे के बारे में डीपीएस में मेंशन है. नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन बैकवर्ड क्लासेस. ओके, ये स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया, क्योंकि आर्टिकल 3, अगर आर्टिकल 340 को दिखोगे तो आर्टिकल 340 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इट इज ऑब्लिगेटेड फॉर द गवर्नमेंट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस. ओके, इट ऑब्लिगेशन टू ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द डेवलपमेंट वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस. तो वहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस के बारे में, लेकिन बैकवर्ड क्लासेस क्या है उसको डिफाइन नहीं किया है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया. तो स्टेटमेंट बी ओनली, 2 ओनली राइट आंसर. 20 number question. Consider the following statement. Nationwide scheme of National Child Labor Project is run by the Union Ministry of Social Justice and Empowerment. Statement 2. Guru Padaswamy Committee dealt with the issues of child labor. तो याद रखो, ये द नेशनल वाइड स्कीम फॉर नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट इज रन बाय इंडियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया. और इसका गुरुपाक्षा कम्युनिटी डेल विद द चाइल्ड लेबर. तो ये स्टेटमेंट क्या है ना? ये स्टेटमेंट सही हो गया. तो ओनली 2 होगा इसका राइट आंसर. ये रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. क्वेश्चन नंबर 27. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इन इंडिया ए मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी. मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज कंसीडर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. स्टेटमेंट 2. इट इज कंसीडर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हाँ, ये स्टेटमेंट सही है.
मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी प्रिपेयर्स द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट याद रखो, ये आर्टिकल 243 जेड ई में मेंशन है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के बारे में। It has sole responsibility for implementing government sponsored scheme in the metropolitan area। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, तो ओनली 1 और 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये पॉलिसी को नहीं इंप्लीमेंट करता, ये ड्राफ्ट करता है पॉलिसी, याद रखो, ड्राफ्ट करता है और प्रिपेयर करता है ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान के लिए ये प्रिपेयर करता है ड्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 28, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, इट कंसिस्ट नॉट मोर देन 25 मेंबर ऑफ द लोकसभा। ओके, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। स्क्रूटिनाइज एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट सही है। एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ काग, ये भी सही है। तो 2 और 3 आर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखो इसमें 22 मेंबर है, 22 मेंबर से लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 मेंबर जाते, इसलिए 25 नहीं। राष्ट्रीय गरिमा अभियान, राष्ट्रीय गरिमा अभियान इज ए नेशनल कैंपेन टू, गरिमा अभियान ये कैंपेन किसके लिए होता है? नॉट टू इरेडिकेट प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर, ये गरिमा प्रोग्राम मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहैबिलिटेशन मैनुअल स्कैवेंजर के लिए ही इरेडिकेट करने के लिए कैंपेन स्टार्ट हुआ था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। पीबीजीटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पीबीजीटी resides in 18 states and 1 union territory, ये स्टेटमेंट सही हो गया। A stagnant or declined population is one of the criteria for determining PBGT status, ये भी सही हो गया। स्टेटमेंट 3 देखो, there are 92 PBTGs officially notified in the country so far, यहाँ पे 92 दिया है, यहाँ पे 75 होगा PBTGs, तो ये इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। इरुलार कोंडा रेड्डी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीबीटीजी, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही हो गया, तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 4। 31 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, the United Nations Convention Against Corruption has a protocol against the smuggling of migrants by land, sea, air, ये स्टेटमेंट गलत है। Then UNCAC is a first ever legally binding global anti-corruption instrument, ये स्टेटमेंट सही हो गया। A highlight of United Nations Convention Against Transnational Organized Crime is the inclusion of specific chapter aimed at returning assets to their rightful owner from whom they have been taken illicitly, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। The United Nations Office of Drug and Crime is mandated by the member state to assist its implementation for both UNCAC and UNTOC, ये स्टेटमेंट सही हो गया। तो 2 और 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को ना आराम से पढ़ो, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। As per the Industrial Employment Standing Order Central Amendment Rule 2018,
If rules for fixed term employment are implemented, it becomes easier for the firms company to lay off workers. ये स्टेटमेंट सही है. No notice of termination of employment shall be necessary in case of temporary workmen. ये भी सही है. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी. Question number 33. Consider the following statement. As per law, compulsory forestation fund management and planning authority exist at both national and state level. ये स्टेटमेंट सही है. कंपा एंड स्टेट में नेशनल कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन एक्ट, स्टेट कंपा भी एक बॉडी स्टेट लेवल में क्रिएट किया गया है. Statement 2. People's participation is mandatory in compulsory forestation programs carried out under the Compensatory Afforestation Fund Act 2016. तो यहाँ पे देखो मैंडेटरी पार्टिसिपेशन, मैंडेटरी के वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया. इसलिए स्टेटमेंट 1 हो जाएगा क्या सही आंसर. क्वेश्चन नंबर 34. With reference to fund under member of parliament local area development scheme, which one of the following statement are correct? MP LAD fund must be used in create durable assets like physical infrastructure for health, education, etc. Okay, next ये स्टेटमेंट सही हो गया. स्टेटमेंट 2. A specific proportion of each MP's fund must benefit SC/ST population. ये स्टेटमेंट भी सही हो गया. MP LAD fund are sanctioned on yearly basis and the unused fund cannot be carried forward to the next year. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया. ओके, क्यों गलत हो गया ये स्टेटमेंट? ये जो फंड है ना ये नॉन लाप्सेबल है. जो MP LAD फंड है ना नॉन लाप्सेबल. अगर नॉन लाप्सेबल है मतलब ये अगर जिस साल फंड रिलीज हुआ था उस साल अगर एक्सपेंडिचर नहीं हुआ तो वो इजीली कैरी फॉरवर्ड हो सकता है नेक्स्ट ईयर को, इसलिए कैन नॉट दिया, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया. द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर. तो ये सही है कि 10% वर्क को सुपरविजन करने की डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का रोल है. तो ये स्टेटमेंट सही हो गया. तो 1, 2 and 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा. ओके, हियर वी एंड्स द lecture because it's already exceed 1 hour, so we will discuss further the remaining part of Indian constitution and polity. So stay tuned with us for more video. It will helpful for your exam. Thank you. Bye. Take care. Have a good day.